नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान में पहले में 12 सीटों पर मतदान होना है, यानी कि पहले चरण में, और जिसके चलते आज भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही उम्मीदवारों ने झुला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। सबसे पहले आपको बता दें, भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार मंजू शर्मा, कांग्रेस ने भाजपा प्रदेश कार्यालय के पास बने अपने चुनावी कार्यालय में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम भजन लाल और दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उपस्थित रहे। इनके साथ मंच पर पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, वरिष्ठ भाजपा नेता घनश्याम तिवारी, विधायक कालीचरण सर्राफ, गोपाल शर्मा, बालमुकुंदाचार्य और कई बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंच से बोलते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि मंजू शर्मा को जयपुर से रिकॉर्ड मतों से जिताकर हमें लोकसभा भेजना है। 1962 के बाद पहली बार एक महिला को अवसर मिला है जयपुर शहर से, और हम सब लोगों को, विशेषकर मातृशक्ति, जैसा मुझे अपने विद्याधर नगर से घर घर से वोट निकाला था, इस बार मंजू जी के लिए पूरे जयपुर से एक एक वोट निकलेगा, घर पे नहीं रहेगा। सामने हमारे कोई भी नहीं है, एक ही है जिसको जिताना है, कमल का फूल खिलाना है। और इस बार ये चुनौती है कि कितने वोटों से जीतेंगी सही, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन कितने वोटों से जीतेंगी, राजस्थान में रिकॉर्ड बनाना है, पूरे देश भर में रिकॉर्ड बनाना है। उसके बाद भाजपा उम्मीदवार मंजू शर्मा ने एक बड़ी रैली हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद मंजू शर्मा और उनके साथ पहुंचे तमाम बीजेपी लीडर्स मीडिया से मुखातिब हुए और अपने विचार साझा किए। विकास के लिए दिया है, मैं कोशिश करूंगी कि उनके पच्चीनों पर चलते हुए जयपुर के विकास का बहुत काम करूंगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार हमारी है। प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर के जो केंद्र की हमारी योजनाएं हैं उनको पूरा जयपुर में लागू करवाने के प्रयास में करूंगी, और हमेशा जयपुर की जनता के बीच में एक बहन और बेटी की तरह अपना फर्ज निभाती रहूंगी। नामांकन तो मैं भर चुका हूँ। जहाँ तक लोकसभा के चुनाव का संबंध है, ये क्योंकि ये राष्ट्र का चुनाव है और राष्ट्र के जो मुद्दे हैं वो हमारे लिए सर्वोपरि हैं। संवैधानिक सिद्धांतों को ध्यान में, जिसको हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, और भारतीय जनता पार्टी के खुद की अपनी एक चरित्र है, उसके पॉलिटिकल वैल्यूज़ को ध्यान में रखकर जो जनता एक जनप्रतिनिधि से अपेक्षा करती है राष्ट्र के हित में, प्रदेश के हित में, और जिस भौगोलिक क्षेत्र से मैं प्रत्याशी हूँ, निर्वाचन होने के उपरांत उस क्षेत्र की प्राथमिकता के रूप में यथासंभव संपूर्ण रूप से अपने कार्य को संपादित करने की मैं पूरी चेष्टा करूँगा। ग्रामीण की जनता को काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। राठौड़ साहब ने काफ़ी समय तक संभाला था और अभी भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जयपुर ग्रामीण की जनता चाहती है विकास के तौर पर। इस क्षेत्र की जो एक पृष्ठभूमि है, ये जितना ग्रामीण है उतना शहरी भी है, तो दोनों की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, दोनों के अलग अलग विषय हैं। 10 साल तक कर्नल साहब जब यहाँ से निर्वाचित रहे तो उन्होंने अपने तरफ से संपूर्ण रूप से चेष्टा करी, यहाँ तक कि जहाँ रोज़गार उपलब्ध कराने की बात है, तो पहले आर्मी में के नौकरी के लिए, सिलेक्शन के लिए या तो झुंझुनू जाना पड़ता था या सीकर जाना पड़ता था। तो आप सबको इस बात का ज्ञात है कि फिर आमेर में हमने जयपुर जिले का सैनिक के लिए, जो सेना के लिए जो चयन होता है, उसका यहीं हमने केंद्र बनाया। उससे बहुत से बच्चों को, नौजवानों को सेना में जाने का अवसर भी मिला, और जो उनको वहाँ असुविधाएं होती थी सीकर या झुंझुनू जाने के, जो आर्थिक व्यय होता था, समय खराब होता था, तो ये हमारे लिए राष्ट्र के हित के भी मुद्दे हैं। सेना हमारे राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान करती है, और यहाँ के स्थानीय नौजवानों को जो हमसे अपेक्षा थी उसका अनुरूप किया, इसी को आगे और बढ़ा। देखिए, ये जिम्मेदारी पार्टी देती है, और इस जिम्मेदारी के अंदर हम सभी कार्यकर्ताओं को तैयार रहना है कि कैसी भी जिम्मेदारी हमारी तरफ आ सकती है, हम अपने ड्यूटी को पूरी तरह निभाएं। ये हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। आज राव साहब को प्रत्याशी बनाए जयपुर ग्रामीण का, हम सभी कार्यकर्ताओं को बहुत खुशी है, क्योंकि सबसे पहले हमारे ही परिवार के सदस्य हैं और बहुत होनहार हैं। जीत निश्चित है,
और जयपुर ग्रामीण का, राजस्थान का विकास भी निश्चित है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी की गारंटी है। और जिस रफ्तार से प्रधानमंत्री मोदी जी चले थे पिछले 10 साल, अब उस रफ्तार से कहीं तेज़ रफ्तार हो जाएगी। तो अगले 25 साल में भारत के युवाओं का भविष्य पूरा सुरक्षित है, भारत सुरक्षित है, संस्कृति सुरक्षित है, हर तरह से विकास होगा और सबका साथ होगा। सर, जयपुर ग्रामीण एक ऐसा एरिया है जो डायरेक्ट दिल्ली से कनेक्ट करता है, तो इस एरिया में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी वहाँ की जनता चाहती है, उसके लिए क्या कुछ रोड मैप रह सकता है? नहीं, बिल्कुल, ये तो केंद्र सरकार की सभी मंत्रालय एक पूरा रोड मैप बनाते हैं। उस रोड मैप के हो, चाहे रेल हो, चाहे रोड हो, चाहे हमारी इंडस्ट्रीज़ हो, हर तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर हो और इन्वेस्टमेंट हो, हर तरह से आगे बढ़ने का निश्चित है, चाहे घर घर योजनाएं पहुंचने का हो। संपूर्ण जयपुर शहर की जिम्मेदारी और पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी और पूरे भारत की जिम्मेदारी 142 करोड़ ने स्वयं ने ले रखी है। आदरणीय प्रधान सेवक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जो विश्वास है 142 करोड़ का, 2014 से बराबर है। और वह विश्वास भगवान राम जी के पुनः विराजमान होने के पश्चात, कश्मीर की समस्या का निदान होने के पश्चात, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के बाद और कई रूप में बढ़ गया। और साथ में जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं, पुण्य कमाने का शुभ अवसर जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है, उससे विश्वास ऐतिहासिक बढ़ गया। बिना किसी भेदभाव के आप ये मानिएगा, ऐतिहासिक रूप में 25 तो राजस्थान की और 370 पूर्व संपूर्ण भारत की और 400 पार मित्रों के साथ मिलकर ऐतिहासिक बहुमत की नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी और ये विकास की गंगा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। और रही बात हवा महल की, हवा महल का प्रतिनिधित्व करता हूँ, साथ में राजस्थान का अखिल भारतीय संघ समिति का अध्यक्ष भी हूँ, इसलिए पूर्ण जिम्मेदारी है मेरी। और हवा महल की जिम्मेदारी इसलिए है कि मंजू बहन जी को बड़ी बहन रूप में माना है और बड़ी रूप बहन में हैं और हवा महल की बेटी हैं, तो पियर पक्ष की ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो वहीं जयपुर जिला कलेक्टर में जयपुर शहर से लोकसभा उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी आज अपना पर्चा भरा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले कुछ भी बोल लें, कितना ही दावा कर ले, लेकिन अब की बार जयपुर शहर से बीजेपी के विजय अभियान पर रोक लग जाएगी। देखिए, बीजेपी अपनी बात कह सकती है, फैसला जयपुर की जनता के हाथ में है। जयपुर की माँ बहन बेटी का फैसला हमें मंजूर होगा, लेकिन मुझे पक्की उम्मीद है कि हमारे संघर्ष को, हमारी सच्चाई को, हमारे काम को देखते हुए हमें जयपुर के लोग आशीर्वाद देंगे, तो ही हम जीत पाएंगे। वो चाहे पहले खुद के लिए अनाउंस कर ले, हमें अनाउंस नहीं कर रहे, हमें तो जनता का वोट मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, तो ही हम जीत पाएंगे। तो हाथ जोड़कर विनती है, वोट करें प्लीज। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रचार प्रसार की समीक्षा सहित चुनाव प्रबंधन की रणनीति को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव कार्यालय संचालन, मीडिया और सोशल मीडिया सहित सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों की चुनाव में भूमिका पर उपस्थित पदाधिकारियों से सुझाव भी लिए। बैठक में चुनाव प्रबंधन के लिए बनी विभिन्न समितियों के कार्यों की विवेचना की और आगामी दिनों की कार्य योजना के बारे में विस्तार से बताया। आगामी दिनों में राष्ट्रीय नेताओं के प्रवास, सामाजिक कार्यक्रमों का प्रबंधन, लोकसभा चुनाव कार्यक्रमों के प्रबंधन सहित अन्य कार्यों के लिए भी निर्देशित किया गया। इसके साथ ही सभी विभाग को एक एक ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। कई स्थानों पर नामांकन सभाएं हैं, रैलियां हैं, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता उसमें शामिल होंगे, उन सभाओं को संबोधित करेंगे और फिर हमारे 3 स्थानों पर प्रत्याशी चयन का बाकी है, वो भी इसकी शीघ्र घोषणा होगी। और लगातार हमारी चुनाव प्रबंधन टोलियां इस दिशा में अपना काम कर रही है। हमारे चुनाव प्रभारी जी, संगठन प्रभारी जी लगातार इस दिशा में सारी बैठकें और काम को गति देने का काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि राजस्थान फिर से 25 के 25 कमल खिलाने को आतुर है। आप देखिए ना, जयपुर में टिकट देके ले लिया, किस प्रकार का अपमानित करने का काम हो रहा है। या तो सोच समझ के एक्सरसाइज नहीं होती, लेकिन ये कांग्रेस की मुझे लगता है प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन चूंकि इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के 22 प्रत्याशियों की घोषणा हो गई, 3 प्रत्याशियों की घोषणा शीघ्र होगी और राजस्थान की जनता
का पूरा स्नेह समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी को। जिनके साथ आपने गठबंधन किया था, इस बार कांग्रेस ने उनके साथ गठबंधन आजमाया है। पार्टियों से गठबंधन माकपा से आप देखते हैं कितना सीटें छोड़ रही है। तो आप इससे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कांग्रेस कितनी कमजोर हो गई है। कांग्रेस बैसाखियों पर आ गई है और मैं सोचता हूं कि जिस हिसाब से अन्य राज्यों में, जैसे आपने उत्तर प्रदेश में देखा, आप लोग बिहार में देखा, कई राज्यों में कांग्रेस जब से गठबंधन करने लगी है तब से कांग्रेस खत्म सी हो गई और राजस्थान में भी इसकी एक शुरुआत हो गई। सर, एक पार्टी तो वो भी है। साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, समस्या एक है, चुनौती 25 से कैसे? क्या 1 साल का कार्यकाल आपके हिसाब के कार्यकाल में समस्या एक ये मेरा नहीं, मैं एक व्यवस्था के नाते कोई अध्यक्ष कोई होता है, लेकिन टीम राजस्थान मिलकर, पूरा संगठन मिलकर, प्रत्येक कार्यकर्ता मिलकर, सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन से 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। इसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन हमें मिला है, सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग और उनकी ताकत मिली है और उसी के दम पर कांग्रेस की विदाई और भाजपा का कमल खिला है। और उन्हीं की ताकत की बदौलत और नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में राजस्थान में फिर से 25 कमल खिलेंगे। हनुमान ने राम वाली पार्टी का साथ छोड़ दिया और हाथ पकड़ लिया, तो क्या लगता है कि कुछ चुनौती मिलने वाली है कुछ सीटों पर राजस्थान में? देखिए, वो कांग्रेस और उनका व्यक्तिगत मामला है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि राजस्थान की जनता ये नहीं भूली है कि किन लोगों ने सनातन को गाली दी, किन लोगों ने धारा 370 का विरोध किया, किन लोगों ने राम मंदिर के निर्माण को अटकाया, किन लोगों ने अभी तक देश को किसान और गरीब के नाम पर सिर्फ नारे और वादे दिए। तो स्पष्ट है कि जनता तोल मोल के फिर अपना निर्णय करती है और राजस्थान की जनता अपना निर्णय कर चुकी है। आखिरी सवाल, 25 सीटों में कोई बाधा है या कोई चुनौती मिल रही है क्या, या बीजेपी पूरी कोई नाराजगी नहीं है। सीपी जोशी भी का भी टिकट कर सकता है अगली बार। यहाँ व्यवस्था के नाते आप देखिए कि 2 लोग ऐसे थे जो मंत्री रहते हुए टिकट कटा, आज राज्यसभा के माननीय सदस्य हैं। तो ये प्रक्रिया है, कहीं न कहीं किसका उपयोग कहाँ कब किसकी जिम्मेदारी कहाँ मिल जाए। तो यहाँ कमल का निशान सर्वोपरि है और उसी पर राजस्थान की जनता नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व पर सबको समर्थन और आशीर्वाद मिलेगा। हम मानते हैं कि आज दोपहर तक उसका भी खुलासा हो जाएगा और कल से नामांकन के लिए और बाकी सारी रचनाओं के लिए काम प्रारंभ हो जाएगा और फिर एक बार, तीसरी बार हैट्रिक साधते हुए हम राजस्थान में 25 के 25 सीटों को जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे राजस्थान की जनता का जो जनादेश है उसको अभिव्यक्त करेंगे। वैसे कुछ सीटों पर कांग्रेस ने गठबंधन किया है, लग रहा है कि वहाँ पर चुनौती? देखिए, वो जो भी करे, हमारी अपनी तैयारी, हमारा अपना जमीनी काम और हमारा जनाधार ये बरकरार है और बड़े आत्मविश्वास के साथ हम इस चुनाव का सामना कर रहे हैं। जीत का आधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नाम है वो है। केंद्रीय नेताओं के दौरे बन रहे हैं, उसका खुलासा हो जाएगा। 1-2 दिन में सारी स्थिति आपके सामने आ जाएगी। शेखावाटी के बड़े नेता आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो कितनी खुशी की बात है। नहीं, सब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, केवल किसी एक क्षेत्र के नेता नहीं, सभी क्षेत्र के सभी लोग, अन्य दलों के लोग भी हैं और बाकी लोग भी हैं जो किसी राजनीतिक दल में नहीं होंगे, वो भी पार्टी के साथ इस निमित्त जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी फिर एक बार अपना प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालें, ये जरूरी है। बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव 2024 के चलते नेताओं के दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस के कई बागी नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने पहुंचे बागी नेता घंटों बीजेपी ऑफिस में बैठे रहे। किसी ने इनकी सूद तक नहीं ली। करीब 4 घंटे इंतजार करने के बाद किसी ने भी इन्हें पार्टी ज्वाइन नहीं करवाई। इसके बाद वो सभी बिना पार्टी ज्वाइन किए ही वापस लौट गए। इनमें फतेहपुर के पूर्व विधायक नंदकिशोर महरिया बीजेपी के झुंझुनू से विधानसभा प्रत्याशी रहे। नेता राजेंद्र भामू, कैलाश मेघवाल, मधुसूदन भिंडा सहित 24 से ज्यादा नेता शामिल थे। जिस समय ये लोग बीजेपी कार्यालय पहुंचे, कार्यालय में प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे मौजूद थे। वे कार्यालय में ही चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक ले रहे थे। भाजपा कार्यालय से निकलने से पहले इन तमाम नेताओं ने मीडिया से बातचीत की और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। खुशी की बात है कि हमारे मूल घर में वापसी हो रही है। बचपन से, स्टूडेंट टाइम से एबीवीपी से जुड़े रहे हैं, कॉलेज टाइम से जुड़े रहे हैं और आम चुनाव में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का काम किया है। पिछले कुछ समय से
जब से 2013 में किसी वजह से मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा और फतेहपुर की जनता ने मुझे विधायक बनाया, उसके बाद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ रहा, उनके समर्थन में रहा और आज भी मोदी जी की उत्साहित नीतियां और देश को, राष्ट्र को आगे ले जाने वाली जो नीतियां हैं, उनके नेतृत्व में हम काम करना चाहते हैं। और पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, प्रदेश नेतृत्व है, जिला नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, कि हम सब परिवार के लोगों को इन्होंने वापस एक कदम पे लाए हैं। और अब लोकसभा चुनाव में हम हमारे क्षेत्रों में हमारी टीम के साथ काम करके निश्चित रूप से कमल खिलाने का काम करेंगे। 5 साल निर्दलीय विधायक रहा, साथ में ज़रूर भारतीय जनता पार्टी के हाँ लॉबी में रहा, लेकिन एक निर्दलीय विधायक होते हुए पार्टी ज्वाइनिंग नहीं की जा सकती। इसलिए और दूसरा कारण कि भाई निर्दलीय चुनाव लड़ा तो जैसा पूरे प्रदेश में हुआ, 6 साल के लिए मैं भी पार्टी से बाहर रहा। अब जब पार्टी के नेताओं से बातचीत हुई और वापस एक उत्साह के साथ उन लोगों ने भी कहा और हम खुद उत्साहित थे, तो आज ये मिलना वापस हुआ है, जिसके लिए हम बहुत खुश हैं। मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, मैं कुछ समय के लिए या यूँ कहें कि सिर्फ 3 महीने का ब्रेक रहा, कुछ परिस्थितियाँ विशेष बन गई थी कि मैं पार्टी का बहुत ही एक समर्पित कार्यकर्ता था। संगठन में भी उपाध्यक्ष और महामंत्री के रूप में अनेक पदों पर कार्य किया। किसी कारणवश पार्टी मुझे टिकट नहीं दे पाई 2023 में, तो कार्यकर्ताओं के दबाव के कारण मजबूरन मुझे चुनाव लड़ना पड़ा बागी होकर। लेकिन मैं पार्टी की रीति नीतियों में पहले भी बहुत समर्पित था और आगे भी मेरा का मोदी जी का जो विज़न है और जो संकल्प मोदी जी का है विकसित भारत का, उसके प्रति बड़ी आस्था थी मुझे। और आज मैं शीर्ष नेतृत्व को बड़ा बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं कि मेरे जैसे एक समर्पित कार्यकर्ता को पुनः पार्टी में बुलावा आया है। और मैं इस संकल्प में मैं भी जो 18वें चुनाव की जो आहुति चल रही है, मोदी जी अब की बार तीसरी बार और 400 पार, इस जो बड़ा महापर्व है उसमें मैं भी साक्षी बनूं, तो मुझे बड़ा बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। भरोसा सिर्फ एक ही है कि देश के विकास के लिए, इस देश के लिए, इस देश को मोदी जी की ज़रूरत है। और ज़्यादा नहीं कह के की बात कहूँगा कि होली के रंगों के साथ मोदी जी के रंग में हम फिर से शामिल होते हैं। निश्चित तौर पे अब की बार 400 पार का जो नारा है निश्चित तौर पे सफल होगा और पूरे देश में भगवा रंग लहराएगा। जयपुर डायलॉग से जुड़े विवाद के बाद जयपुर शहर सीट से उम्मीदवार छोड़ने वाले सुनील शर्मा ने अब कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुनील शर्मा ने आरोप लगाया है कि थरूर खुद जयपुर डायलॉग्स में आने के लिए मोलभाव करते थे। सुनील शर्मा ने मैसेज स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा, थरूर 2018 में 5 स्टार होटल में रुकवाने और बिजनेस क्लास की फ्लाइट टिकट की शर्त पर डायलॉग्स के कार्यक्रम में आने को तैयार हुए थे। हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने कांग्रेस नेता सुनील शर्मा से खास बातचीत की। विशेषकर कुछ दिन पहले कांग्रेस ने जयपुर शहर से एक टिकट फाइनल करी थी सुनील शर्मा जी की, लेकिन अभी कुछ ही समय हम कह सकते हैं निकला था कि सुनील शर्मा जी को अपना टिकट वापस करना पड़ गया। आज सुनील शर्मा जी ने एक प्रेस वार्ता करी है और सफाई दी है कि उन्होंने आखिर अपना टिकट वापस क्यों दिया और षड्यंत्र के बारे में बताया और 2 प्रमुख लोगों के इन्होंने नाम लिए हैं। बात करेंगे क्या कुछ पूरा माजरा है। सर, क्या पूरा मामला है? पहली बात तो आप बताता हूँ कि जो लोग मेरे देखिए, मेरा जयपुर डायलॉग्स कोई लेने देना नहीं है, कहीं दूर दूर तक नहीं है। जयपुर डिजिटल जो है, जो कंपनी जो चलाती है, उससे मैं कभी भी, मेरा किसी ढंग का कोई लेन देन नहीं। वो पिता पुत्र उसके डायरेक्टर हैं, मगर एक दूसरी मिलती जुलती कंपनी का नाम लेके मुझे बदनाम करने की चेष्टा की गई, मुझे डॉक में खड़ा करने की चेष्टा की। मैं गांधी और नेहरू के लिए मेरा जो विचार है उसके लिए मेरी प्रतिबद्धता अक्षुण्ण है, मगर बावजूद उस अक्षुण्ण विचारधारा के जिस ढंग से षड्यंत्र रच के कुछ लोगों ने किया, उसमें पेड ट्वीट्स का एक षड्यंत्र किया गया और जिसमें इतने बड़े लोग, जैसे आप ये देखिए कि शशि थरूर जो खुद कल तक जयपुर डायलॉग से भावतोल कर रहे थे, वो इसमें ट्वीट करते हैं। तो मेरा कहना यह है, मैंने इस टिकट को वापस विनम्रता से वापस किया है। अब बारी शशि थरूर की है। सर, आपने अभी कहा कि जिन लोगों ने भी आपके खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक ट्वीट करें उनके खिलाफ FIR करवाएंगे, उसमें से एक राजनेता है। अभी मूल इश्यू ये है
कि शशि थरूर इस्तीफा दें। अभी मूल विषय ये है, ये बात अगले 3 दिन बाद करेंगे। मैं FIR किसके खिलाफ कराऊंगा ये 3 दिन बाद बताऊंगा। अभी मूल विषय ये है कि शशि थरूर को भी अब नैतिकता के आधार पे टिकट वापस लौटा देना चाहिए। एक आखिरी सवाल ये है कि आप बार बार आपने ये चीज़ बोली है कि दक्षिण पंथ हावी होता जा रहा है धीरे धीरे, तो क्या आप आला कमान और विशेष तौर पर राहुल गांधी को ये समझा पाने में सफल हो पाएंगे, क्योंकि अमेठी छोड़ के वो भी दक्षिण की ओर भागे हैं? बात दक्षिण पंथ और दक्षिण में अंतर है। दक्षिण का पंथ का मतलब है धार्मिक अतिवाद, तो धार्मिक अतिवाद के खिलाफ एक मोर्चा लगाएंगे। कांग्रेस देखिए जो अतिवाद है, भले वो हरा हो, चाहे लाल हो, चाहे वो केसरिया हो, सभी बुरे होते हैं। अतिवाद से कांग्रेस हमेशा दूर रही है और कोशिश करेंगे कांग्रेस किसी भी ढंग के अतिवादी तत्वों के आसपास फटकने भी नहीं दे। यही कांग्रेस के लाल, केसरिया और हरे की बात कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की अगर हम बात करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शासनकाल की, तो हरे रंग पे ज़्यादा हम कह सकते हैं कृपा हुई है। कांग्रेस की ऐसी कोई नहीं है। कांग्रेस का मतलब समावेशी राष्ट्रवाद, सबका इंक्लूजन, 36 होती है, हर जाति धर्म को किसे बियॉन्ड होकर सोचना, कांग्रेस का यही मूल दर्शन है। सर, आप उस समय कहाँ पे थे जब एक रोड रेज में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और कांग्रेस के 2 विधायक तुरंत प्रेशर लगाते हैं, उसको तुरंत उसे हम कह सकते हैं अनुदान भी मिल जाता है, उसके परिवार में सरकारी नौकरी भी मिल जाती है, लेकिन दूसरे धर्म के किसी एक व्यक्ति की मौत होती है, उस तक सरकार पहुंचती भी नहीं है। उस समय आप कहाँ थे? देखिए, कन्हैया लाल को 50 लाख रुपए दिए गए, ये के लिए प्रोपेगेंडा था। कन्हैया लाल की मृत्यु उसको भी बाकायदा 50 लाख रुपए दिए गए, उसके बच्चों को नौकरी दी गई है। एक पार्टी का एक सरकार, कन्हैया लाल की बात नहीं कर रहा। अब तो वही तो बता रहा हूँ, वो दूसरे धर्म के नहीं थे क्या? कन्हैया लाल के मुसलमान थे। कन्हैया लाल के बाद के इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ सर, मैं कन्हैया लाल के बाद के इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ। पुरानी बस्ती में एक व्यक्ति था जो हवा महल विधानसभा में रहता था, सिविल लाइन विधानसभा में नौकरी करता था, उसकी गला काट के हत्या कर दी गई थी। उस समय आप कहाँ थे? देखिए, मेरी बात सुनिए। बात यह है कि अगर कन्हैया लाल या ऐसा कोई भी इशू है, कांग्रेस हर इंसान के लिए बरोबरी करती है और कांग्रेस हमेशा सबको बरोबर करती है। खैर आज ये इशू भी नहीं था, मगर फिर भी आपको जवाब दे दिया। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ सुनील शर्मा जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस वजह से इन्होंने टिकट वापस करा है, उसमें सबसे बड़ी जो वजह इन्होंने बताई, कहा कि वही वजह शशि थरूर के भी साथ है। तो अब मैंने टिकट वापस कराया, तो अब शशि थरूर को भी टिकट अपना वापस करना चाहिए। 2 लोगों पर इन्होंने आरोप लगाए हैं, कहना है कि उनके ऊपर FIR भी करवाएंगे। देखने वाली बात यह है कि आखिर कब तक सुनील शर्मा जी इन दोनों लोगों के ऊपर, जिसमें से एक पत्रकार बताते हैं, एक कांग्रेस का बड़ा नेता बताते हैं, लेकिन पत्रकार का नाम बताने से इनकार करते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक ये FIR हो पाती है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। उधर राजस्थान चुनाव से पहले बता चले, लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। जयपुर शहर सीट पर कांग्रेस ने पहले सुनील शर्मा को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन डायलॉग विवाद में फंसने के बाद आलाकमान ने गहलोत सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास पर दांव खेला है। टिकट मिलने के बाद उन्होंने बीजेपी और भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी को सत्ता से हटाने की बात कही। ये हमारे जो जयपुर के 8 प्रत्याशी है, 2 MLA हैं, ये खड़े रफीक भाई, और इन्होंने सब ने मिलके, और रणधावा साहब, गहलोत साहब, सचिन पायलट जी, डोटासरा जी, टीकाराम जूली जी, राहुल गांधी जी, सबका आदेश मानकर हम चुनाव मैदान में उतरे हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था, ये इनको भी पता है। लेकिन जब पार्टी का आदेश आता है तो फिर परिवार को छोड़ा नहीं जाता। चुनौती बड़ी है, लेकिन ये बड़ी चुनौती, आज मेरी अच्छी बात हुई इन सब से, कभी गरीब को बचाने के लिए, कभी व्यापारी को बचाने के लिए, कभी थड़ी ठेले खोमचे को बचाने के लिए, कभी फुटपाथ को बचाने के लिए, कभी हाउस टैक्स खत्म करने के लिए, कभी पृथ्वीराज नगर को बचाने के लिए, लाल कोठी स्वेज फार्म को बचाने के लिए। जयपुर का बेटा हूँ मैं, और जयपुर का बेटा बनकर हमेशा लड़ा। ऑटो के लिए, रिक्शा के लिए, तांगे के लिए, बस के लिए, सबके लिए तो लड़ा। राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी रहा। आज मेरे ऊपर पार्टी ने इतना भरोसा किया है, इसमें कोई दोहराई नहीं। बीच में मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन फिर मैं निकल कर आया हूँ। और कांग्रेस परिवार के इतने कार्यकर्ता जो हजारों की तादाद में वो साथ खड़े हैं। जयपुर के जरिए पूरे राजस्थान में सुन लेना, 10-12 सीटों पर ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है। इसलिए आप सब लोगों से मैं कहूँगा कि आपकी भी मदद चाहिए, प्रेस के लोगों की। आप सब हमारी मदद करेंगे तो हम निश्चित रूप से चुनाव। ये मैंने इसलिए कहा, ना पैसा है ना धेला है, प्रताप सिंह अकेला है। जब मैं निकला तब अकेला था। क्या हो गया क्या नहीं हुआ सब ने पतो है, कहीं हो क्यों। दर्द हाल मिट्टियों को नहीं है, दर्द पुराणों है। और आप जानो कि तो बड़ो अन्याय हो जावे, चुनाव हार जावा भी के बाद आप चाहो कि दोबारा मैदान में उतरा,
उतर गया मैदान के मायन, पण आप बताओ कहीं कसर छोड़ी, जान देनो बाकी रहेगी। और जान देवा ने भी कई बार निकलिया रोड के ऊपर, तो बहुत लड़िया, 3 मुख्यमंत्रियों लड़िया, पुलिस तो लड़िया, पर पब्लिक की खातिर तो जान ही दी ना, खून ही पटक्यो ना सड़क के ऊपर। तो आज कहीं मैं उम्मीद को नहीं कर सकूं लोगों से लोग हमारी मदद करें। तो आज मैं अकेलो पड़ गयो, तो आज लोगों ने हमारी मदद करनी चाहिए। मैं कद कमी राखी, आप बताओ काम में। कोई अभियान चलाया जाएगा, एक रुपया नई एनर्जी, एक नोट 1 वोट तो मैंने मांगा ही है। जो 1 रुपया देगा वो भी सिर पर लगाऊंगा, 100 रुपये देगा वो भी सिर पर लगाऊंगा। तो 1 नोट तो मुझे मांगना ही पड़ेगा ना, तभी तो जाके मेरी पार पड़ेगी। तो ये कांग्रेस में जाति और धर्म के नाम पर बात करना, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये तो बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस सबकी पार्टी है। कहाँ एक तिरंगा नजर आता है, जहाँ पे पूरा हिंदुस्तान नजर आता है, और जहाँ तिरंगे की ताकत नजर आती है, जहाँ केसरिया, सफ़ेद और हरा तीनों मिलकर हिंदुस्तान बनते हैं, वो सब नजर आते हैं, वही तो कांग्रेस है। तो कांग्रेस में ये डिस्प्यूट नहीं, अभी तो डिस्प्यूट एक चल रहा है कि गारंटी फेल हो गई। ना रोजगार की गारंटी है, ना महंगाई खत्म करने की गारंटी है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से पूरा देश परेशान है। 15 लाख और अच्छे दिन का वादा फेल हो गया, नोटबंदी फेल हो गई, 500,000 का नोट बंद हो गया, 2,000 का नोट बंद हो गया, कोई हालात सुधरे नहीं। एक हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा था, वो वादा टूट गया। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो घोटाला सामने आया, उसके बाद देश को संभलना पड़ेगा। अडानी का घोटाला, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाला, विजय माल्या, नीरव मोदी मेहुल चौकसी भाग गए। हालात इतने खराब है कि धर्म और आस्था की आड़ में आप छुपाना चाहते हैं, लेकिन सुन लेना, हारे का सहारा और बाबा श्याम हमारा, वो 3 बाणधारी हमारे साथ है। हम हारे हुए हैं तो बाबा श्याम का आशीर्वाद भी हमको मिलेगा। और यहाँ पे कोई धर्म और जाति का टकराव नहीं है। धर्म और जाति से ऊपर कांग्रेस वो है जो ये जो कह रहे हैं ना। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।